एक आलीशान कॉम्प्लेक्स जहां पर सब कुछ सुरक्षित और शांत दिखाई देता है, वहीं एक फेमस लेखक की रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है, जिससे कि पूरा माहौल हिल जाता है। अब इस केस की जांच संभालता है इंस्पेक्टर मगुड़ापति, जो हर फैक्ट के पीछे छुपे राज और झूठ की परत खोलने लगता है। तो दोस्तों, उस फेमस लेखक को किसने और क्यों मारा? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? इंस्पेक्टर मगुड़ापति क्या इस केस को सॉल्व कर पाएगा या नहीं? यही देखेंगे हम आज की इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है थियावर कुलगल नडुंगा। ये एक बहुत ही खतरनाक और शॉकिंग मूवी है, जो हाल ही में 2023 में रिलीज हुई है। IMDb पर मिले इस फिल्म को 8 आउट ऑफ 10, और आप इस मूवी के ट्विस्ट और टर्न्स देखकर हैरान रह जाओगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में रात के अंधेरे में एक आदमी हाईवे से अपनी कार से जा रहा होता है। इस आदमी का नाम होता है जीवा, जो कि बहुत ही फेमस राइटर होता है। अब वो यहाँ पर कुछ परेशान लग रहा था। तभी उसे उसकी बेटी प्रिया का कॉल आता है, और वो उनसे पूछती है कि आप इतनी रात गए कहाँ पर हो? अब तक घर पर नहीं लौटे, खाना भी ठंडा हो चुका है। अब जवाब देते हुए टेंशन में वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसका गिल्ट मुझे खाए जा रहा है। इस तरह से वो बात कर ही रहा था कि तभी सामने से कोई उसके कार पर हमला कर देता है। उसे अपने सामने कुछ दिखाई नहीं देता और उसकी कार का एक्सीडेंट होकर वो कार से बाहर आकर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं बाइक लेकर एक मास्क पहना हुआ इंसान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में बहुत बड़ा रॉड था और वो उसी रॉड से उस राइटर जीवा के सर पर जोरदार हमला करके उसे जान से ही मार देता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों, अगले सीन में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कांस्टेबल राकेश को बेटी हुई थी और वो पुलिस स्टेशन में मिठाई बांट रहा होता है। तो वहीं पर हम कहानी के हीरो SP मुगड़ापति को देखते हैं। आज उसका बर्थडे होता है और उसकी बेटी उसे कॉल करके हैप्पी बर्थडे कहती है। उसके छोटे बेटे ने घर पर पार्टी की सारी तैयारी कर ली थी और वो उसे जल्दी से घर पर आने के लिए कहती है, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तो मुगड़ापति तुरंत ही कांस्टेबल राकेश के साथ घर पर जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे एक ऑफिसर का कॉल आता है। वो बताता है कि सर, केरला हाईवे पर एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, अगर आप बिजी नहीं हैं तो यहाँ पर आ जाइए। तो फिर क्या था, मुगड़ापति तुरंत ही क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ पर पुलिस, आसपास के कुछ लोग जमा हो गए थे। रिपोर्ट किसने लिखवाई थी ये पूछने पर उस हाईवे से एक ट्रक ड्राइवर जा रहा था, तो उसने इस राइडर की लाश रास्ते पर पड़ी हुई देखी और उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया। अब इंस्पेक्टर मगड़ापति बारीकी से क्राइम लोकेशन को ऑब्जर्व करता है। उसे कार के अंदर एक ड्राइंग मिलती है। फिर वो फॉरेंसिक टीम को बुलाकर बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने के लिए कहता है। अब वहां से वो अपने घर पर पहुंचता है। उसके पिताजी उसके ऊपर गुस्सा थे। वो उसे कहते हैं कि आज तुम्हारे बर्थडे के दिन तो तुम्हें टाइम पर पहुंचना चाहिए था। 2 घंटे से तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन अब वो सो गई। मगड़ापति अपने पिता से सॉरी कहता है और आशीर्वाद लेकर अपने बेटे के कमरे में जाता है। दरअसल दोस्तों, उसकी पत्नी गुजर गई थी। वो अपनी छोटी बेटी और पिता के साथ यहाँ पर रहता था। अब वो यहाँ पर अपनी सोती हुई बेटी से सॉरी कहता है कि वो टाइम पर बर्थडे मनाने के लिए नहीं पहुँच पाया। अब अगले दिन मीडिया में दिखाया जाता है फेमस राइटर जीवा की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, लेकिन ये एक्सीडेंट से ज़्यादा मर्डर लग रहा है और पुलिस इस केस की जाँच कर रही है। अब वहाँ से हम मर्चरी रूम का सीन देखते हैं। डॉक्टर मगुड़ापति को बताता है कि इस आदमी के सर पर किसी ने बहुत ही गहरा घाव किया है और इसके दिमाग और बॉडी की जांच करने पर यह पता चला है कि ये राइटर कुछ दिनों से डिप्रेशन में था। शायद उसकी जिंदगी में कुछ हादसा हुआ हो और उसका मर्डर किसी ने बदला लेने के उद्देश्य से ही किया है। अब वहां से बाहर आने के बाद मीडिया वाले इंस्पेक्टर को घेर लेते हैं, मर्डर के बारे में सवाल पूछते हैं, तो मगड़ापति जांच चल रही है ऐसा कहकर उन लोगों को इग्नोर कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं उस लेखक को श्रद्धांजलि दी जाती है और उसकी फैमिली वाले उसे कब्र में दफन कर देते हैं, जहां पर उसकी बेटी प्रिया अपने पिता को खोकर फूट फूट कर रो रही थी। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें एक बड़े से अपार्टमेंट को दिखाया जाता है। यहाँ हम 2 लड़कों को देखते हैं, आदि और सतीश। वो लिफ्ट से अपने फ्लैट में जा रहे होते हैं, तो तभी उस लिफ्ट में एक बंदा मिलता है जो कि उन्हें घूर रहा था। दरअसल ये घमंडी और बदमाश लड़का होता है जो इस बिल्डिंग के ओनर का बेटा होता है। इसका नाम होता है सत्या। खैर, अब सतीश और आदि अपने घर पर पहुंचते हैं। आदि अपने माँ के लिए खाना बनाता है और उसके कमरे में जाता है। हम देखते हैं कि आदि की माँ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। वो यहाँ पर अपनी माँ को खाना खिलाता है। तभी वहां पर सतीश आकर उसे कहता है कि हमें माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, इससे वो जल्द भी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बात सुनकर आदि गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि नहीं, वहां हॉस्पिटल में अच्छे तरीके से देखभाल नहीं होती और मैं यहाँ पर अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। अब आदि के फ़ोन पर एक कॉल आता है। दरअसल ये दोनों लोगों के घर पर जाकर थेरेपी देने का काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड ही कॉल आया था। सतीश कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम यहाँ पर माँ का ख्याल रखो। अब उसके अगले सीन में हम मीरा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि फिजिकल और मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को संभालने का काम करती है। अब वहां पर बच्चों को संभालने वाली एक महिला आकर उसे कहती है कि तुम जल्दी चलो, सभी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारी एक भी बात नहीं सुन रहे। अब मीरा अंदर जाकर देखती है तो बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे।
दरअसल वो किसी बात से इरिटेट हो रहे थे। मीरा वहां पर देखती है तो उस कमरे में एम्पलीफायर की जोरदार आवाज आ रही थी। वो सबसे पहले उसे बंद करवाती है, फिर वो सब लोगों को एक साथ तालियां बजाने के लिए कहती है और वो पानी वाले बुलबुले बनाती है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से नॉर्मल तरीके से खेलने लगते हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मगुड़ापति क्राइम लोकेशन पर मिली हुई चीजों को देख रहा होता है। उसे चेन, घड़ी और भी कुछ सामान मिलता है और उसमें एक ईगल के ड्राइंग बनाया हुआ पेपर भी होता है। तो वो उस ड्राइंग के बारे में पता करने में लग जाता है। अब वहां से इंस्पेक्टर उस राइटर की बेटी प्रिया से पूछताछ करने के लिए जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता के कोई दुश्मन थे और क्या कुछ टाइम पहले उनके बर्ताव में कुछ बदलाव हुआ था। प्रिया बताती है कि मेरे पिता के कोई भी दुश्मन नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले 4-5 महीनों से वो परेशान रहने लगे थे। वो कभी भी चर्च नहीं जाते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो चर्च जाकर प्रार्थना करते थे। ऐसा लग रहा था कि अंदर से उन्हें कोई बात खाए जा रही है, लेकिन उन्होंने मुझे उस बारे में कभी कुछ नहीं बताया और अचानक ही उनकी मौत हो गई। अब इंस्पेक्टर उसे ईगल की ड्राइंग दिखाता है तो प्रिया को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर वो पूछता है कि क्या हाल फिलहाल में तुम्हारे पिता कोई नई किताब पर काम कर रहे थे। प्रिया बताती है कि हाँ, वो कुछ नई किताब लिख तो रहे थे, लेकिन मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। अब इंस्पेक्टर मगुड़ापति राइटर जीवा के कमरे में जाकर थोड़ी छानबीन करता है तो वहां पर उसे किताब मिल जाती है और दीवार पर एक कैलेंडर दिखाई देता है। अब उसके बाद रात को हम आदि और सतीश को देखते हैं। वो थेरेपी देने के लिए घर पर जाते हैं और ये घर मीरा का होता है। मीरा ने अपने पिताजी के लिए थेरेपी सेशन रखा था। मीरा अपने पिताजी को बुलाने के लिए अंदर जाती है तो यहाँ पर आदि अपने दोस्त से कहता है कि अरे, ये वही लड़की है जिसने मैट्रिमोनी साइट पर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। अब इतने में ही मीरा के पिताजी वहां पर आ जाते हैं और वो लोग कमरे में जाकर उन्हें कुछ डिवाइस लगाते हैं। मीरा कहती है कि ठीक है, मैं ऊपर जाकर पौधों को पानी देती हूँ और उसके बाद सो जाऊंगी। अब यहाँ पर सतीश आदि से कहता है कि यार, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा, तो जाकर उस लड़की से बात कर, अगर तू उस लड़की के साथ बात आगे बढ़ाना चाहता है तो। अब आदि को भी मीरा पसंद आ गई थी तो वो खुश होकर छत पर उससे बात करने के लिए जाता है। आदि मीरा से कहता है कि रात को तो पौधों को पानी नहीं डालते, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा। अब मीरा उसकी बात पर हंसने लगती है। वो कहती है कि मैंने तो जानबूझकर ऐसा कहा था ताकि तुम मेरी बात का इशारा समझ जाओ और यहाँ ऊपर आ जाओ। जिस पर आदि कहता है, ओ सॉरी, मैं ट्यूबलाइट हूँ। इस पर मीरा हंसने लगती है। फिर वो कहती है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर अच्छी छाछ मिलती है, तो चलो हम थोड़ा वहां पर जाकर घूम कर आते हैं। आदि भी हाँ कहता है और वो दोनों छाछ पीकर समंदर के किनारे बातें करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करने के बाद आदि उसे अपने बारे में बताता है। मीरा उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, मैंने तुम्हारे फेसबुक प्रोफाइल से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। फिर आदि कहता है कि तुम्हारे पास तो मेरे जैसे लड़कों की और भी प्रोफाइल होगी, तो तुमने मेरे ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों किए। मीरा कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगे, अब ऐसे एक दूसरे से मिलकर बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, वरना हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो आदि को भी ये बात ठीक लगती है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं इंस्पेक्टर पब्लिशर के पास जाता है, जो राइटर जीवा के किताबें वगैरह प्रिंट करने का सब कुछ काम देखता था। इंस्पेक्टर उसे ईगल के ड्राइंग दिखाकर पूछता है तो वो कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो वहीं पर मौजूद दूसरे आदमी से पूछने पर वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो भी कहता है कि सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन इंस्पेक्टर मगुड़ापति को उसके ऊपर शक हो जाता है। अब उसके बाद वो उसके घर पर जाकर उससे पूछताछ करता है। थोड़ा धमकाने पर वो आदमी सच बोलने लगता है। वो बताता है कि जीवा सर ने मुझे किताब का कवर पेज बनाने का काम दिया था और कवर पेज पर ईगल का ड्राइंग डिजाइन करने के लिए कहा था, जिसके लिए उन्होंने मुझे ईगल के सैंपल भी भेजे थे। पहले तो उन्होंने इस किताब के ऊपर कावेरी कथा नाम लिखने के लिए कहा था, लेकिन फिर उन्होंने 3818 ऐसा नंबर लिखने के लिए कहा और मुझे कुछ बिल्डिंग के सैंपल भी दिए थे जिसकी इमेज उस किताब के अंदर डालने के लिए कहा था। बस सर, मुझे इतना ही पता है, मैं इस केस में बेवजह फंस ना जाऊं इसलिए मैं डर रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं मीरा, आदि, सतीश, ये तीनों मिलकर अनाथ बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब उसके बाद इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में आता है तो वहां पर एक कपल का केस आया था। दिव्या नाम की लड़की रोते हुए इंस्पेक्टर को बताती है कि सर, हम एक पार्क में गए थे, वहां पर मेरे ड्रेस पर कुछ दाग लग गया, तो मैं उसे साफ करने के लिए वॉशरूम में गई थी, लेकिन तभी किसी ने छुपकर मेरी वीडियो बना ली। मैंने उसे देखा तो वो आदमी भाग गया, लेकिन जब ये बात मेरे पति दीपक को पता चली तो वो तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए और मुझे तलाक देने की बात कर रहे हैं। इसीलिए सर, मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में आई हूँ। अब इंस्पेक्टर पहले तो उस दीपक को समझाता है कि इस समय तुम्हें तो अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, बेचारी उसकी इस घटना में क्या गलती है, लेकिन वो लड़का दीपक इंस्पेक्टर की बात नहीं मानता। अब इंस्पेक्टर उसे कहता है कि पिछले महीने हमारे पास एक केस आया था। एक कपल बीच वाले रिजॉर्ट में गया था, तो वहां पर 2 लोगों ने उस कपल की न्यूड वीडियो बना ली। उस वीडियो बनाने वाले आदमी को हमने पकड़ लिया है, लेकिन अब उस आदमी के साथ उसके प्लान में तुम भी शामिल थे, ऐसा केस बनाकर हम तुम्हें अंदर डाल देंगे। दीपक कहता है कि सर, ये तो साफ साफ गलत है, किसी दूसरे की गलती के लिए तुम्हें सजा कैसे मिल सकती है, तो तुमने अपने पत्नी के बारे में ये सब कुछ कैसे सोच लिया।
बताओ तुम्हारी पत्नी की इस घटना में क्या गलती थी? गलती तो उस वीडियो बनाने वाले आदमी ने की थी, जिसे हम जरूर पकड़ेंगे। लेकिन अगर इस बात के लिए तुम अपनी पत्नी को तलाक दोगे तो तुम्हें भी सजा जरूर मिलेगी। अब दीपक को अपनी गलती समझ में आ जाती है। वो इंस्पेक्टर को हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से अपनी पत्नी पर कभी भी गलत इल्जाम नहीं लगाऊंगा। इस तरह से मगड़ा पति इस केस को निपटा देता है। अब उसके बाद इंस्पेक्टर उस फोटो में जो बिल्डिंग थी उसे ढूंढ लेता है। कांस्टेबल राकेश और वो वहां पर जाकर वॉचमैन से पूछताछ करते हैं। वो वॉचमैन को राइटर जीवा की फोटो दिखाता है और जो उसे ईगल की ड्राइंग कार में मिली थी उसे भी दिखाता है। लेकिन ड्राइवर कहता है कि मुझे इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता। अब ये लोग उसे मैनेजर को बुलाने के लिए कहते हैं और अंदर जाकर बिल्डिंग को देखने लगते हैं। फिर मैनेजर वहां पर आता है और उन्हें बिल्डिंग दिखाने लगता है। अब तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि उस बिल्डिंग में आदि से मिलने के लिए मीरा आती है। वहां दूसरा वॉचमैन उसे पूछता है कि मैडम आप कहाँ जा रही हैं? मीरा बताती है कि मुझे अपनी गलती स्वीकार है और मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यानी कि उस राइटर ने कुछ गुनाह किया था जिसका गिल्ट उसे खाए जा रहा था, और वो सर को बताता है कि वो राइटर और बिल्डर राजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। मुझे उससे पूछताछ करने की परमिशन दीजिए। उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि वो राजन एक बहुत बड़ा आदमी है, तो तुम थोड़ा संभल कर इन्वेस्टिगेट करना, मैं तुम्हें फुल पावर देता हूँ। खैर, अब उसके बाद हम इंस्पेक्टर मुगड़ापति और उसकी बेटी को देखते हैं। वो लिफ्ट से अपने फ्लैट की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक कुछ लोग उस लिफ्ट में घुस जाते हैं और अचानक ही इंस्पेक्टर और उसकी बेटी को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर उन सभी गुंडों को ऐसा पीटता है, उनकी हड्डी पसली तोड़ देता है। अब उसके बाद वो बिल्डर राजन भाई से पूछताछ करने के लिए जाता है। सबसे पहले वो उसे उस राइटर के बारे में पूछता है कि तुम्हारा उसके साथ क्या कनेक्शन है। राजन भाई बताता है कि हम दोनों एक अवार्ड फंक्शन में मिले थे, वहीं पर हमारे दोस्ती हो गई। फिर हम एक दूसरे के साथ पार्टी वगैरह करने लगे। मैंने उसे अपने बिल्डिंग में एक फ्लैट भी दिलवाया था। इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे लगता है उस राइटर के मर्डर से आपका कोई कनेक्शन है। उसके मर्डर के 2 महीने पहले से आप दोनों में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। राजन भाई कहता है कि तुम ऐसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वो मेरा दोस्त था, मैं उसे क्यों मारूंगा? पहले मेरे खिलाफ सबूत लेकर आओ, फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना। तो इंस्पेक्टर ठीक है कहता है। फिर वो उसे उसकी बिल्डिंग में मरी हुए कावेरी की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है? अब राजन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इंस्पेक्टर बताता है कि इस बच्ची की आपके बिल्डिंग के छत से गिरकर मौत हो गई थी, तो उस दौरान आप कहाँ थे? राजन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं किसी काम में बिजी रहूंगा। अब ये राजन किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था, तो इंस्पेक्टर उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर मुझे इस केस में तुम्हारा कोई भी कनेक्शन मिला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब इस बात से राजन थोड़ा घबरा जाता है। वो उसे कहता है कि ऑफिसर, मैं यहाँ अपने ऑफिस में हूँ, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? इंस्पेक्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम वहाँ पर आ जाओ। अब रात को समंदर के किनारे इंस्पेक्टर उसका इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर में राजन वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस केस को दबा दो। और वो यहाँ पर असलियत में क्या हुआ था ये बताने ही जा रहा था, लेकिन दोस्तों तभी अचानक वहाँ पर वो मास्क पहना हुआ इंसान आ जाता है। वो कोई नुकीली चीज़ फेंक कर बिल्डर राजन का गला काटकर उसे मार देता है। इंस्पेक्टर उस मास्क वाले बंदे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने बाइक से फरार हो जाता है। फिर इंस्पेक्टर यहाँ पर अपनी टीम को बुलाकर इस राजन भाई का पंचनामा करवाता है और उसका बेटा सत्या अपने पिता को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर चर्च में जाकर फादर से मिलता है, उस राइटर के बारे में पूछताछ करता है। फादर बताता है कि वो राइटर यहाँ पर कुछ समय से प्रार्थना करने के लिए आता था। मुझे तो वो बहुत ही गिल्ट में लगता था, और जब वो आखिरी बार यहाँ पर आया था तब उसने मुझे एक किताब दी थी और कहा कि एक कावेरी नाम की लड़की के पिता को दे देना, उनका नाम होता है चक्रवर्ती। तो मैंने वो किताब चक्रवर्ती को दे दी थी। तो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तुरंत ही चक्रवर्ती का घर ढूंढकर वहां पर चले जाते हैं। अब दरवाज़ा खोलकर देखने पर वहां उन्हें उस बच्ची कावेरी की फोटो दिखाई देती है और दूसरी फोटो में मीरा और चक्रवर्ती भी होता है। कांस्टेबल राकेश कहता है कि सर, ये वही लड़की है जिसे हमने उस दिन बिल्डिंग में देखा था जब वो झगड़ा चल रहा था। तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर को एक किताब मिलती है जिसमें कि एक राजा रानी की कहानी लिखी हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर हमें उस बच्ची कावेरी की कहानी दिखाई जाती है। सीन चला जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम कावेरी, उसकी माँ गीता और मीरा को देखते हैं। दोस्तों कावेरी मेंटल चैलेंज लड़की थी
वो बोल नहीं सकती थी और वो मीरा के स्कूल में पढ़ती थी। यहाँ पर मीरा उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती थी। हम देखते हैं कि मीरा कावेरी को एक दूरबीन गिफ्ट के तौर पर देती है। ये एक टेक डिवाइस होता है जिसके जरिए वो बहुत दूर तक का देख सकती है और आसपास का वीडियो भी उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। खैर, अब इतने में वहां पर चक्रवर्ती आता है तो गीता अपनी बेटी कावेरी को लेकर वहां से चली जाती है। दरअसल दोस्तों, चक्रवर्ती उसका पिता होता है, लेकिन गीता ने भागकर शादी कर ली थी और उसे एक बेटी हो गई। लेकिन उसके बाद उसका पति एक्सीडेंट में मारा गया और गीता ने भागकर शादी की थी, इसलिए उसके पिता उससे नाराज थे और अब गीता भी अपने पिता से नाराज थी। यहाँ पर हमें ये भी बात पता चलती है कि चक्रवर्ती अपाहिज होने के बावजूद भी स्टूडेंट को मार्शल आर्ट और फाइटिंग सिखाता है और मीरा उसकी शिष्या होती है। मीरा उसे कहती है कि मास्टर, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी गीता और आपके बीच का रिश्ता धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब उस बिल्डिंग में एक दिन गीता अपने ऑफिस से लेट से घर पर पहुंचती है तो वहां पर आदि की मां कावेरी का देखभाल कर रही थी। यानी कि दोस्तों, तब आदि की मां की दिमागी हालत बिल्कुल भी सही थी। अब गीता आदि की मां को थैंक यू कहती है और अपनी बेटी कावेरी को सुला देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कावेरी की तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए गीता उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपने बेटी के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए, लेकिन तुम तो अपने ऑफिस के काम में ही बिजी रहती हो। ये क्या खाती है, क्या पीती है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। तो गीता कहती है, सॉरी डॉक्टर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब अगले दिन गीता कावेरी के स्कूल में जाती है। मीरा से कहती है कि मैं 2 दिन के लिए ऑफिस ट्रेनिंग से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम इसका ख्याल रखना। शाम को स्कूल छूटने के बाद इसे स्कूल बस में बिठा देना। हमारे बिल्डिंग में एक आंटी है, मैंने उन्हें कावेरी का ख्याल रखने के लिए कह दिया है। मैं काम से वापस आने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी लूंगी और अपनी बेटी कावेरी के साथ घूमने के लिए जाऊंगी। तो मीरा ठीक है ऐसा कहती है और उसे अंदर ले जाकर सारे बच्चों के साथ पढ़ाने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि कावेरी कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। अब कावेरी तो बोल नहीं सकती थी, तो वो ड्राइंग बनाकर कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर मीरा को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि कावेरी को अपनी माँ की याद आ रही है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। वो उसे खाना खिलाती है, खिलौने देती है, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं रहती, इसलिए फिर वो उसे सुला देती है। फिर शाम को ड्राइवर से कहकर उसे अपने घर पर छोड़ देती है। उसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और दोस्तों, यहाँ पर कावेरी छत से गिरकर मर चुकी थी। ये देखकर उसकी माँ बहुत दुखी होकर रोने लगती है। जब मीरा को भी कावेरी के बारे में पता चलता है तो वो तो शौक रह जाती है कि ऐसे कैसे हुआ। कावेरी के गुजर जाने की वजह से उसे बहुत दुख होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं। उस बिल्डिंग के छत पर एक वॉचमैन और लॉन्ड्री का काम करने वाला आदमी शराब पी रहे होते हैं। अब वो दोनों वहां से नीचे जाने लगते हैं, लेकिन छत का दरवाज़ा किसी ने लॉक कर दिया था। और दोस्तों, अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। वहां पर हम मीरा और चक्रवर्ती को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब तक जो मास्क पहनकर लोगों को मार रही थी वो और कोई नहीं बल्कि मीरा थी। यहाँ पर मीरा और चक्रवर्ती इस वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले को भी जान से मार देते हैं और उन्हें छत के ऊपर से फेंक देते हैं। अब जैसे ही इस घटना के बारे में इंस्पेक्टर को पता चलता है, वो और कांस्टेबल तुरंत ही उस बिल्डिंग में जाकर पूछताछ करते हैं। वो आदि और उसके फ्रेंड सतीश से पूछते हैं। आदि बताता है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर इंस्पेक्टर उस बच्ची कावेरी के बारे में पूछता है। आदि बताता है कि वो हमारे बिल्डिंग में रहा करती थी। जब उसकी माँ घर पर नहीं रहती थी तो मेरी माँ उसका ख्याल रखती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक दिन वो छत से गिरकर मर गई। बस हमें इतना ही पता है। तो अब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ठीक है ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। अब इंस्पेक्टर मुगड़ापति वहां से अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है। वो बताता है कि मुझे चक्रवर्ती के घर पर उस लेखक की लिखी हुई किताब मिली। उस राइटर ने उसमें एक राजा रानी की कहानी लिखी है। उस कहानी को डिकोड करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि वो बिल्डर और लेखक राजा और सेनापति थे और उनके सिपाही वो वॉचमैन और लॉन्ड्री वाला। अब कोई रानी है जिसके साथ इन लोगों ने गलत किया है और उसी वजह से कोई इंसान छुपकर उन्हें मार रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या हुआ था इसके बारे में दिखाया जाता है। कुछ महीने पहले एक रात बिल्डर राजन उसके अपार्टमेंट में अपने दोस्त जीवा के साथ पार्टी कर रहा था। उन दोनों ने बहुत शराब पी रखी थी और नशे में धुत थे। उन्होंने वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले को पैसे देकर एक लड़की का इंतजाम करने के लिए कहा था जिसके साथ वो रात गुजार सके, लेकिन उस रात वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले ने जिस लड़की को बुलाया था वो किसी कारण से वहां पर नहीं आती। तभी उन दोनों को वहां पर कावेरी गार्डन में बैठी हुई दिखाई देती है। वो अकेली थी। आदि की माँ उसके लिए पानी लाने के लिए फ्लैट में गई थी। अब वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले को लाखों रुपए मिले थे और अगर उन्होंने बिल्डर के कहने पर लड़की नहीं लाई तो बिल्डर राजन उनसे पैसे वापस मांग सकता था। इस वजह से वो लोग छुपके से कावेरी
कावेरी को बिल्डर राजन के फ्लैट पर ले जाते हैं और ये दरिंदे उस बच्चे के साथ गलत काम करते हैं। यहाँ नीचे आदि की माँ कावेरी को ढूंढ रही थी कि अभी तो वो गार्डन में थी, कहाँ चली गई। अब वॉचमैन उस बच्चे को बाहर लेकर आता है। कावेरी थोड़ी मेंटली चैलेंज थी और वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन उसे समझ में आ रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब वो वॉचमैन कावेरी को नीचे लाकर आदि की माँ को बताता है कि ये, अरे आपने इसे कहाँ अकेले छोड़ दिया था, ये तो इधर उधर टहलते हुए ऊपर आ गई थी। तो आदि की माँ उसे थैंक यू कहकर कावेरी को वहां से ले जाती है। अब उसके कुछ दिनों बाद जब कावेरी उस वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले को देखती है तो वो घबरा जाती है। अब ऐसा करते हुए वो दोनों भी उसे देख लेते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं कावेरी उनकी सच्चाई किसी को बता ना दे। ऐसा हुआ तो वो लोग फंस जाएंगे। इसके बारे में वो लोग बिल्डर राजन को बताते हैं तो राजन उनसे कहता है कि तुम दोनों उस लड़की को मार दो, जिससे कि ये मैटर यहीं पर क्लोज हो जाएगा। इसीलिए वॉचमैन और लॉन्ड्री वाला एक दिन कावेरी को छत पर ले जाकर उसे फेंक देते हैं, जिससे कि उस बच्ची कावेरी की मौत हो जाती है। अब इसी दौरान उस राइटर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसकी भी एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो कैसा होगा। वो उस वक्त नशे में था, जिसकी वजह से उसके हाथों ये गलती हो गई थी, ऐसा वो कह रहा था। इसीलिए वो अपनी गलती के लिए चर्च में जाकर माफी मांगता था। जब वो उस रात कार से जाते हुए फोन पर अपने बेटे से बात कर रहा था कि उसके हाथों बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो तभी उसका एक्सीडेंट करा के मास्क पहनकर आई हुई मीरा ने उसे मार दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि सत्या और उसके लोग चक्रवर्ती के पास आकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। सत्या कहता है कि तुमने मेरे पिता राजन को मार दिया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। लेकिन चक्रवर्ती उन लोगों से अच्छी तरीके से फाइट करता है, उन लोगों को जख्मी कर देता है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। शॉकिंगली वहां पर आदि पीछे से चक्रवर्ती के पीठ में नुकीली चीज घुसाकर उसे मार देता है, क्योंकि दरअसल दोस्तों इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि आदि ही था। दरअसल उस बच्चे कावेरी के साथ सबसे पहले आदि ने ही गलत काम किया था। ऐसा करते हुए वॉचमैन ने उसे देख लिया था, लेकिन वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि आदि ने उसे पैसे दिए थे। और जब वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले ने कावेरी को छत से फेंका तो उन दोनों को ऐसा करते हुए आदि की मां ने देख लिया था। वो वहां पर जाकर उन दोनों पर चिल्लाती है कि उस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे मार दिया। अब मैं तुम दोनों को जो तुमने उससे मार दिया, अब मैं तुम दोनों को सजा दिलवाऊंगी, पुलिस को बताऊंगी। तो वॉचमैन उससे कहता है कि हाँ, जाकर पुलिस को बता दो, इसके बाद तुम्हारा बेटा भी अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने भी कावेरी के साथ गलत काम किया था। अब ये बात सुनते ही आदि की माँ को शौक लगता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने बेटे से जाकर पूछती है कि उस बच्ची के साथ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो एक राक्षस निकले। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया। अगर तुम्हारी कोई बहन होती तो तुम उसे भी नहीं छोड़ते। अब ये सब सुनकर आदि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ का सर ही फोड़ देता है। और इसी वजह से दोस्तों आदि की माँ पागल हो गई थी। अब दोस्तों हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां मीरा कावेरी के कब्र के पास लेटी हुई थी। उसे कावेरी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन तभी वहां पर सत्य, आदि और उनके गुंडे लोग आ जाते हैं। आदि मीरा से कहता है कि तुमने उस राइटर को, बिल्डर राजन को, वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले को क्यों मारा, तुम्हें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए था। तब मीरा उससे कहती है कि मैंने तो उन लोगों को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। दरअसल दोस्तों आदि की माँ ने मीरा को आदि की सच्चाई बता दी थी कि वो एक गलत लड़का है। अब यहाँ पर आदि और सत्य मीरा को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीरा उन सबसे अच्छे से फाइट करती है, क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स जानती थी। लेकिन अब ये लोग बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं जो उस पर हावी होने लगते हैं। मीरा को मार पीट कर जख्मी कर देते हैं। आदि एक हथियार से उसके सर पर वार करता है, जिससे कि मीरा बेहोश हो जाती है। अब ये लोग उसे घसीटते हुए ले जाकर मारने ही वाले थे कि लकीली वहां पर इंस्पेक्टर मुगड़ापति पहुंच जाता है। इस केस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने पर उसे आदि पर शक हो गया था, इसीलिए अब वो मीरा को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच गया था। इंस्पेक्टर इन सभी लोगों को इतना मारता है कि उनकी हड्डी पसली तोड़ देता है, फिर वो सत्य को भी जान से ही खत्म कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर आदि घबरा जाता है, अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा किसी भी लड़की के साथ ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। अब मीरा को होश आता है और वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। इंस्पेक्टर मीरा के हाथ में गन दे देता है और मीरा उस बच्ची कावेरी के साथ जो हुआ था उसे याद करती है और आदि को शूट करके कावेरी की मौत का बदला लेती है। क्योंकि दोस्तों अगर आदि को जेल हो जाती तो कुछ सालों के बाद वो बाहर आ जाता और उसने जो बच्चे के साथ गुनाह किया था वो माफ़ी के लायक नहीं था। ऐसे दरिंदों को ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।